एक फैमिली अपनी यार्ड पे छुट्टियां मना रही होती है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। पानी में आराम करते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ नजर नहीं आता। वह सोचती है शायद उसका वहम होगा। कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास दोबारा होता है। इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब वो घबरा जाती है और यार्ड की तरफ तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग को पकड़कर नीचे खींचने लगता है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर तैरने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफ़ी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो यार्ड पर उसे ढूंढने लगता है और फिर वो अपनी बीवी को खतरे में देखता है। वो बच्चों को बुलाता है और यार्ड को उस तरफ ले जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यार्ड की तरफ तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। पूरी फैमिली जूलिया को संभालती है। जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन की बर्थडे मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छाए हुए हैं। तभी कार गली छोड़कर फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात फैमिली को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद ज़मीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमज़ोर हैं। तभी सबको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वेल्स का एक झुंड गुजर रहा है। टॉम समझता है कि वेल्स हमेशा ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यार्ड जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को फिक्र होती है कि कहीं यार्ड को कोई नुकसान ना पहुंच गया हो, इसलिए वो डाइव करके नीचे चेक करने जाता है। कुछ देर बाद वापस आता है तो उसके कंधे पर एक बड़ा जख्म होता है। जूलिया फौरन उसका जख्म बंद करती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा जानवर उसके पीछे था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। टॉम कहता है जो भी चीज़ थी बहुत बड़ी थी। उसे यार्ड पर काफ़ी नुकसान भी दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ेगी। जूलिया बार बार रेडियो पर ट्राई करती है। कैसी फ़ोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है, लेकिन वो तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यार्ड बिल्कुल बंद हो जाती है और समुंदर के बीच में अटक जाती है। जूलिया रेडियो में आवाज़ सुनती है, लेकिन आवाज़ इतनी ख़राब होती है कुछ समझ नहीं आता। टॉम फैमिली को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है। अब उन्हें किसी फिशिंग बोट का इंतज़ार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और सबको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो गिरते हैं वहाँ बड़े धमाके होते हैं। एक गोला पानी में उनके पास गिरता है और टॉम फौरन यार्ड चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तब एक और गोला उस एरिया को हिट करता है। फैमिली डर के मारे एक दूसरे को कस के पकड़ लेती है। टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वो उल्का नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। इस वक्त बेन देखता है कि यार्ड से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है, कंफर्म करता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है। फैमिली यार्ड के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यार्ड जोर जोर से हिलती है। बेन फिर गिर जाता है और इस पर उसे चोट भी लगती है। लहरें तेज होकर यार्ड से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम फौरन पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट्स वापस से आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून निकल रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच वाली आवाज़ आती है और हवा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जूलिया दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियाँ तोड़ने लगती हैं। टॉम एक फ्लैट जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। अगले दिन सुबह फैमिली शौक में उठती है कि वो तूफान से बच गए हैं, लेकिन यार्ड आधी तबाह हो गई होती है। जब वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि समुंदर का पानी गायब हो चुका है और यार्ड अब ज़मीन पर अटकी है। सब देखकर शौक में आ जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल बंद होता है। बेन 2 मरे हुए क्रैब से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। ये चीज़ आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुई थी। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। वो टूट जाती है। जब जूलिया से संभालने की कोशिश करती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई चेक करते हैं। बेन अपने बर्थडे के बलून्स एक पत्थर से बांध देता है ताकि अगर बचा हुआ इंसान हो तो देख ले। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नाव होता है और वह एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई होती है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स उल्ट गए हैं। इसी वजह से समुद्र का पानी पीछे हट गया है और ज़मीन डूब गई है। नाव कहता है कि उसने अब तक कोई और जिंदा इंसान नहीं देखा और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल बंद हो गए हैं। वो ये भी कहता है कि पोल्स दोबारा अपनी जगह वापस आएंगे और शायद 1 हफ्ते में समुंदर वापस लौट आएगा। वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा
तो बहुत ख़तरनाक होगा। वो बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मर गया और सबमरीन में 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उसे कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चों को बचा लो। ना उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगले दिन सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में एक हार्पून होती है और उसके साथ एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है। एक अजीब सी ज़ुबान में बात करता है जो टॉम को समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक टॉम के सर पे बोतल मारता है और उसके चेहरे पर जोर से लात मारता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा देता है और फिर वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और उस हार्पून को फेंकता है, जिससे उसके कंधों में चोट लगती है। जूलिया दर्द बर्दाश्त करते हुए यार्ड के अंदर दौड़ती है और बच्चों को कहती है कि छुप जाओ। वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के नीचे घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें एक फ्लेयर गन देती है और खुद एक छुरा लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिरकार अंदर घुस जाता है। पहले वह थोड़ा खाना उठाता है, फिर यार्ड में इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे सुराग से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन जैसे ही जूलिया धीरे से निकलने लगती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। जूलिया उस पर छुरे से वार कर देती है और कुत्ता मर जाता है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर पागल हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। इस दौरान जूलिया यार्ड के दूसरे साइड के अंदर घुस जाती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। वो जूलिया को पकड़कर ज़ोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर कर देता है। फिर वो उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वो छुरा छोड़ दे और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ज़मीन पर मार देता है। उसके बाद उसे सोफा पर फेंक देता है और उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तब कैसी बाहर निकलकर फौरन फ्लेयर गन चलाती है। फ्लेयर सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल उठता है और यार्ड में आग लग जाती है। बच्चे फौरन भागते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है, उसे लात मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर बहुत रोते हैं। जूलिया भी इनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी फिर से यार्ड से बाहर निकल आता है तो फैमिली दोबारा भागने लगती है। कुछ देर बाद यार्ड एक बड़े धमाके के साथ फट जाती है। थोड़ी दूर जलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी कहती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास उन्हीं बलून्स को देखकर आया था। यह सुनकर बेन खुद को कसूरवार समझने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने का कहती है, क्योंकि वो आदमी भी उनके पीछे हो सकता है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क को देखता है और हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी दोबारा उनके करीब आ रहा है। सब लोग भाग पड़ते हैं और रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा नजर आता है। फैमिली संभल कर उस कचरे के ऊपर से गुजरती है और लगता है कि उन्होंने उस आदमी से छुटकारा पा लिया। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जानवर और नीचे जमा हुआ प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है। बोतल में पानी लगभग खत्म हो गया होता है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है। फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देकर सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ परिंदे होते हैं। फैमिली डिसाइड करती है कि रात वो प्लेन के अंदर ही गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक्स शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, मोम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। एक दिन उसने मुझे फूल और एक प्यारी सी पोएम देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है। तभी वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक से पीछे उस पर टूट पड़ती है और बार बार छुरे से वार करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाती है, उससे शांत करती है। अगले दिन सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े चढ़ रहे होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके जिस्म पर कोई काटने वाले निशान है, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक चीज छुपी हुई है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, क्रैब्स उसके मुंह से निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, लेकिन बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक छोटे से तालाब के बाद झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया फौरन उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है। फैमिली अपने सर को कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी मिलकर उससे एक टेम्परेरी शेल्टर बना लेती हैं।
जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात यहीं गुजारेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रैब्स का एक बड़ा सा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो फौरन बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती थी लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों उस फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर को लॉक कर देते हैं। क्रैब्स करीब आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जब वो खुद चलने लगती है तो क्रैब उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे ऊपर खींच लेते हैं वरना वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग करते हैं लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों मर जाते हैं। आखिरी आदमी कंटेनर की छत के होल तक पहुंचता है लेकिन क्रैब उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म में पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो खुद को एक रेत के तूफान के बीच में अकेला पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज़ सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं जिससे खुला कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें एक कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतल्स होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया रेडियो से नाव से बात करती है और बताती है कि मैप खो गया है। नाव कहता है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। वो अब जमीन के जानवर बन गए हैं और हवा में ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को कहता है कि जल्दी करो क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र मीट से पहले वापस आने वाला है। उसके पास से कुछ घंटे बचे हैं। नाव एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली को उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। लंबी वाक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें मैन बाथरूम करता है। अब वो लोग आखिरकार दूर से सबमरीन देख लेते हैं लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा पथरीला रास्ता तय करना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं दीवार हिलती है और पत्थर गिरने लगते हैं। एक जबरदस्त रॉक स्लाइड होती है। जूलिया फौरन अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुछ ले ना जाए। अब पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई थी। जूलिया बच्चों से कहती है कि तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ लेकिन कैसी मना करती है और कहती है कि माँ आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे पथरीले रास्ते से चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि नाव जमीन पर गिरा हुआ है पूरा खून में लथपथ। वो समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है। अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। ये सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी जूलिया क्रैब्स को आता हुआ देखती है और फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ क्रैब्स को मार देती है लेकिन झुंड इतना बड़ा होता है कि सबसे लड़ना मुश्किल होता है। इसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और अपने हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने जख्मी पैर के बावजूद तेज से ऊपर चलना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों मिलकर सबमरीन की तरफ भागती हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायरिंग कर रहा होता है ताकि क्रैब डिस्ट्रैक्ट रहें जब तक फैमिली अंदर घुस ना जाए। क्रैब सबमरीन तक पहुँचते हैं और नाव को खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग करती है। जब बच्चे सेफ हो जाते हैं जूलिया समझती है गोलियाँ खत्म हो गई हैं तो वो गन क्रैब्स के ऊपर फेंक देती है और खुद भी अंदर घुस जाती है। फैमिली हैच को बंद करती है और खिड़की से देखती है कि क्रैब सबमरीन के चारों तरफ चिपक गए हैं। इसी वक्त समुद्र का पानी वापस आने लगता है। तीनों अपनी सीट पर बैठकर बेल्ट्स बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज़ लहरें सबमरीन को ज़ोर ज़ोर से इधर उधर धक्का देती हैं। जूलिया को अपनी जर्नी के सीन याद आने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। कुछ देर बाद वही हाई पिच आवाज़ सुनाई देती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ते हैं। वो हैच अनलॉक करते हैं और बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। मतलब अब जिंदा रहने और नई ज़िंदगी शुरू करने की उम्मीद है। और यहाँ पर यह फ़िल्म ख़त्म हो जाती है।